साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं चर्चा में लूँगा आज की क्लास में, मेंटेनेंस लायबिलिटी वर्सेस राइट्स ऑफ इंडियन हस्बैंड। साथियों जब भी आप इस टॉपिक को देखेंगे और सुन रहे होंगे तो मन में एक ही प्रश्न जो है निकल के आ रहा होगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में लड़का हमेशा हार जाता है और लड़की हमेशा जीत जाती है। मेंटेनेंस देना ही होगा, भले ही मैरिज वॉइड हो, भले ही कोर्ट ने साथ रहने के ऑर्डर कर दिए वाइफ को, पर वाइफ जो है साथ रहने में इच्छुक नहीं है, या वाइफ अपने इच्छा से अपने पीयर में उसकी मर्जी से रह रही है। और बात सही भी है, जब ऐसे ऑर्डर सोसाइटी में आते हैं फ्रॉम इंडियन कोर्ट, स्पेसिफिकली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट, तो बड़ा दुख होता है कि हमारी गलती क्या है। हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाया लिखाया कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, जब जॉब मिल गई तो अच्छे प्रमोशंस मिल जाएं और उसके साथ साथ हमारा घर बस जाए और हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की आए जो सुशील हो, संस्कारी हो, जो हमें भी सर्व करे और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी सर्व करे, और एक अच्छी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके माइंड में रहता है। और चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, यही सोच रखते हैं। क्लियर है बात ये। और ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि जो भला है ना हमारा, या जो हमारे प्रमोशन की बातें हैं, या हमारी अच्छी अर्निंग की बातें हैं, या हमारी अच्छी एजुकेशन की बातें हैं, उस बारे में डिसीजन केवल और केवल एक निष्पक्ष रूप से, एक अच्छे रूप से हमारे पेरेंट्स ही ले सकते हैं। आपको अगर वहम है कि आपके जो चाचा जी हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, जो आपके मामा जी हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, जो आपकी बुआ जी हैं वो आपकी हेल्प कर देंगी, दिमाग से इन चीज़ों को निकाल देना। सिर्फ पेरेंट्स ही जो है इस विषय पे जो है विचार करेंगे, और वही आपकी एजुकेशन पे जो है काम करेंगे, और वही आपकी बढ़ोतरी पे जो है काम करेंगे, और कोई भी जो है काम नहीं करेगा। क्लियर है बात ये। बड़ा दुर्भाग्य यह है इस देश का कि लड़कियां गलत नहीं हैं, गलत हम लोग हैं। हम सिर्फ शादी के नाम पर, सेक्स के नाम पे, माय वाइफ माय लाइफ लिखवाने के नाम पर हमारे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं, उनसे लड़ते हैं, सिर्फ इस बात को लेके कि वाइफ नहीं चाहती कि उनके साथ रहा जाए, वाइफ नहीं चाहती कि उनसे बात की जाए, वाइफ नहीं चाहती कि रिलेशनशिप जो है मजबूत रखे जाए। अल्टीमेटली हम लोग मजबूर हो जाते हैं, हमें ऑप्शन नहीं दिखता, हम हमारे पेरेंट्स को ही वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। साथियों जरा सोचिए कि जिन पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, इस संसार में लेके आए, आप उनके सगे नहीं हुए सिर्फ इस कारण से कि वाइफ कह रही है, तो वो आपकी सगी क्या होगी, इस बात पे मनन जरूर कर लेना आगे बढ़ने से पहले। देखो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वाइफ का सम्मान करो, पर तब तक कि जब तक वो वाइफ है। एक बार वो धैर्य लांग गई, किसी वकील के या किसी पुलिस वाले के दफ्तर में पहुंच गई और रिपोर्ट लिखवा दी या कानूनी कार्रवाई कर दी, ऐसी वाइफ अविश्वसनीय है, किसी भी रूप में उसके साथ घर नहीं बसाने का। अगर बसाते हो तो फिर ये आपके रिस्क है। मेरा काम तो समझाना, अमल करना है नहीं करना है वो आप जानो। साथियों बेसिकली हिंदुस्तान में वर्तमान काल में एक ऐसी स्थिति जो है दिखाई देती है कि शादी जो है एक व्यापार बन गया। लोग शादियां करते हैं, खूब खर्चा भी करते हैं, और अल्टीमेटली 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल मैरिज चलती है, फिर झगड़े शुरू रहते हैं, वाइफ जो है पीयर जाके बैठ जाती है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। शादियों पर अधिक खर्चा करने की बजाय अगर आपने सेविंग पर ध्यान दे लिया होता तो नुकसान नहीं होता। पर करें क्या, उस समय नाच रहे हैं, खूब खुला खर्चा कर रहे हैं, मेरे यार की शादी है हम लोग डांस कर रहे हैं, ये मत करो भाई। क्योंकि जो लोग आपकी शादियों में नाच रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, ये लोग काम नहीं आएंगे जब संकट आप पे आएगा। सब लोग जो है भाग जाएंगे, ये कहेंगे भाई आपका मैटर है, आप लोग फेस कर लो। जब फेस करना ही आपको है तो फिर ऐसे जो लोग हैं उनका हम क्यों सपोर्ट लें, और अपनी शादियों में उन पर जो है पैसा हम क्यों ख़राब करें, और अधिक से अधिक अपना मैरिजेस में हम क्यों वेस्ट करें। वाई वी शुड नॉट प्लान फॉर अ सेविंग। क्लियर है बात ये। पर सेविंग का मतलब ये नहीं कि सेविंग खुद के नाम पे कर ली। सेविंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है इनकम टैक्स कानून के तहत, उसको जो है आपको उपयोग में लेने होगा। कारण क्या है कि अगर आपके नाम पर बहुत पैसा हुआ, एफडीआर्स हुई, संपत्तियां हुई, तो कोर्ट जो है उसको एनालिसिस करते हुए खर्चा लड़की का बांधेगा बहुत लंबा चौड़ा। अल्टीमेटली आपको हो जाएगी परेशानी, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपकी इनकम भले ही सैलरी से, नो नीड टू वरी, आप एक कंपनी खोलो अपनी मदर के नाम पे, या कोई एलएलपी खोल लो। अल्टीमेटली उसमें आपके फादर भी पार्टनर हो या डायरेक्टर हो, या कंसेंट जो मदर है वो भी डायरेक्टर या पार्टनर हो। इसके अलावा घर के अन्य लोग जिस पर विश्वास कर सकते हो उनको जो है डायरेक्टर पार्टनर बना दो, और अपनी अर्निंग्स को जो है वहाँ पर डाइवर्जन करो। अगर नहीं करोगे और इंडिविजुअल अर्निंग में खातों में रह गई तो आप बचे नहीं पाओगे।
क्लियर है बात ये। तो हो सके तो मदर के नाम पर इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज़ करो, हो सके तो फादर के नाम जो इंस्ट्रूमेंटेशन हैं उसको यूज़ करो, और हो सके तो उनका एचयू बनाकर उसमें भी जो है जो कंसर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको यूज़ करते हुए मनी को जो है हम रूट या डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो मैंने बात करी इंस्ट्रूमेंटेशन की, उससे मेरा अभिप्राय क्या है कि आपकी मदर या आपके फादर जो है ये इंडिविजुअल असेसी है इनकम टैक्स के अंदर। अगर उनके पास कोई अर्निंग है या इनकम है, वाइफ छीन नहीं सकती। और इसके विपरीत जो कुछ चला गया उनके पास में या जो कुछ उनके पास में है वो उनका हो गया, और उस पर कोई भी हक व अधिकार कोर्ट भी नहीं जमा सकता है, और ये आपसे नहीं कह सकता कि वो अमाउंट रिफंड लेके अपनी पत्नी को दीजिए। क्लियर है बात ये। पर आप लोग जगते कब हो, जब आप पर केस हो जाते हैं। ये आपको जगना पड़ेगा केस होने से पहले, और जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है तब से ही आपको ये प्रैक्टिकल स्नैरियो लेके चलना पड़ेगा। मेक योर मदर डिपेंडेबल ऑन यू। जो भी कुछ उनको दे रहे हो आप, वो सब चीज़ खाते में दो, ठीक है बात ये। और जो कुछ भी आप फादर को दे रहे हो खातों में दो। इससे प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है कि आज से नहीं, करीबन 7 साल पहले से, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, अपनी मदर को अपने फादर को मैं पैसा देते आ रहा हूँ। और अगर आपने ये हैबिट शुरू नहीं करी है, हैबिट शुरू कर दे। और अगर आपकी शादी होने वाली है, डू दिस प्रैक्टिस एज सुन एज पॉसिबल, तभी आप बच पाओगे। और इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, हमें आज के डिस्कस में देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर। साथियों, एक जजमेंट है ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट का, मदन कुमार बनाम प्रियदर्शी के नाम से। जजमेंट है 7 फरवरी 25 का, उड़ीसा हाईकोर्ट का। यहाँ पर हस्बैंड ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया। कंसेंट वाइफ के पक्ष में जो ट्रायल कोर्ट था उसने खर्चा मान दिया 8,000 रुपये के आसपास। मामला जो है हाईकोर्ट गया, कुछ इंपॉर्टेंट तर्क रखे कंसेंट हस्बैंड ने, और वो तर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उन पर ध्यान देना चाहिए अपने को। सबसे पहला तर्क ये था कि मेरी जो मदर है वो मुझ पर डिपेंड है, और लंबे टाइम से उनको मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, जिसका सबूत निम्न प्रकार है। कोर्ट ने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चूँकि ये फैक्टर रिप्लाई में रेस किया गया, इसको खंडित नहीं किया गया, तो ये फ़ायदा जो है हस्बैंड को मिलना चाहिए। दूसरा उनका तथ्य ये था कि जो मेरी अर्निंग है उसके बनस्पत मेरे खर्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे मेरी माँ को तो मेंटेन करना ही करना है, खुद को भी मेंटेन करना है, अपने घर को भी मेंटेन करना है, और इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस का कैलकुलेशन है उसको करने में कई कमियाँ जो है ट्रायल कोर्ट ने दिखाई। सबसे पहले कमी क्या थी कंसेंट केस के अंदर, कि मेरी पत्नी जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, उसकी अच्छी एजुकेशन हुई है, अच्छी इंस्टीट्यूशन से हुई है, और पहले वो जॉब कर रही थी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, और इसके अलावा उसने कंसेंट मास कम्युनिकेशन मीन्स जो ये मीडिया के होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, उसमें जो है एक पीजी डिप्लोमा लिया है, और वो एसोसिएट रही है विद द एनडीटीवी, जिस कारण जब उसका इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है, इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐसे सिनेरियो में जॉब को छोड़ देना शादी के बाद अपने आप में इंडिकेटिव है कि ये जो कंसर्न महिला है बाय हुक एंड ग्रुप अपने हस्बैंड के ऊपर एक फर्जी मेंटेनेंस की लायबिलिटी जो है वो इम्पोज करना चाहती है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी शादियाँ करो, कोई लड़की गाँव की गंवार मत ले आना, कम पढ़ी लिखी मत ले आना। कम पढ़ी लिखी लड़की लाओगे तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि मेंटेनेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेंटेन दोज वाइफ जो कि अनेबल है टू अर्न हर सेल्फ। इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, चाहे फिजिकल फैक्टर हो, चाहे मेंटल फैक्टर हो, चाहे आपकी कम एजुकेशन हो। कुल मिला के अगर वो फैक्टर्स जो उसके कंट्रोल में नहीं है और उसको बेरोजगार होने में मजबूर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लेम जो है वो डोमिनेट हो जाता है। तो इस बात पर आपको विशेष जो है ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी शादी कर रहे हैं लड़की अनपढ़ ना हो, बेरोजगार ना हो, इस बात पर जो है विशेष आप जोर देना। तो ये पॉइंट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पर रेस करा हस्बैंड ने, और हस्बैंड का कहना ये था कि जब ये पहले जॉब कर रही थी, अर्न कर रही थी, तो अभी इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है, अभी अगर अर्न कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको। कोर्ट ने तो लिखा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इज टू सर्व दोज वुमेन हु आर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ ड्यू टू फिजिकल और मेंटल और एजुकेशन फैक्टर। पर जो लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, जो फिजिकली मेंटली कैपेबल हैं, ऐसी वाइफ्स घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने पति के विरुद्ध एक भारी भरकम मेंटेनेंस की लायबिलिटी जो है क्रिएट नहीं कर सकती। अगर कर रही हैं तो ये प्रोसेस का अब्यूज़ है। तो ये पॉइंट भी जो है यहाँ पर रेज हुआ। इसके अलावा कंसर्न हस्बैंड का पॉइंट ये था कि जो दाम्पत्य संबंध थे उनके निर्वहन में कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि ये पॉइंट जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स को जब आप रेस करते हो तो पत्नियां क्या बोलेंगी कि हमने संबंधों को निभाया, हमको मारा पीटा गया, दहेज की मांग की गई। और इसके विपरीत आपका तर्क क्या रहेगा कि संबंध को नहीं निभाया, इसने जो है बदतमीजी करी और अल्टीमेटली घर से भाग गई। पर अगर ऐसा फैक्ट भी है तो एविडेंस के साथ पेश करो। अमूमन कोर्ट में क्या होता है, जब हम रिप्लाई पेश करते हैं ना, तो हमको ये सलाह मिलती है कि आप ये एविडेंस पेश ही मत करो। मैं आपको साफ साफ ये कह दूँ, आपके पास जो भी मटेरियल है उसको जो है आप पेश करो। अगर मटेरियल आप पेश नहीं करोगे तो बाद में कब पेश करोगे।
क्योंकि जब हम कोर्ट को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं तो एविडेंस के साथ साथ प्लीडिंग्स भी होनी चाहिए। अगर प्लीडिंग है एविडेंस नहीं है तो बेकार है, एविडेंस है प्लीडिंग नहीं है तो बेकार है। इसलिए रिप्लाई ड्राफ्ट करते समय हर एक फैक्टर पे ध्यान दो। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि वाइफ का जो क्लेम आया है पिटिशन में वो झूठा क्यों है। दूसरी बात आपका स्टैंड क्या है। तीसरी बात आपके स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए आपके पास में एविडेंसेस क्या है, मटेरियल क्या है। और चौथी बात, जब भी आप ड्राफ्ट कर रहे हो एफिडेविट रजनीश नेहा का, तो इट इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। आपको ये बात समझनी होगी, ध्यान देना होगा कि उसको ड्राफ्ट करते समय हर एक बिंदु पर जो है आपको जोर देना होगा आपकी असेस्ड, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी इनकम को लेके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बाजी मार जाते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं बिजनेसमैन। क्योंकि अमूमन अगर आप जाएंगे फैमिली कोर्ट में तो आप ये पाएंगे कि 90% केसेस उन लड़कों के चल रहे हैं जो सैलरी पर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। क्लियर है बात ये। पर जो लोग बिजनेसमैन हैं दे कैन डू द मैनिपुलेशंस। वो क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशंस, अपनी अर्निंग को बहुत कम कर सकते हैं और उनको टैक्स भी जो उनका प्रॉफिट है उस पर देना होता है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा आपकी सैलरी के ऊपर। क्लियर है बात ये। तो कोर्ट भी देखता है कि क्या प्रॉफिट है। कोर्ट को जो है मतलब टर्नओवर से है ही नहीं। और प्रॉफिट की गणना कहाँ से होती है? आपके इनकम टैक्स रिटर्न से, जिस कारण इनकम टैक्स रिटर्न को जो है बेस बनाया जाता है। और कंपनी में जो कि कई शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो है कई खर्चे हैं, तो ऐसे प्रीव्यू के अंदर कोर्ट जो है हर एक पार्ट को जो है कंसीडर करता है वाइल अवॉर्डिंग द मेंटेनेंस। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप सैलरी से कमा रहे हो तो यू आर मोर प्रोन टूवर्ड्स इन्फेक्शन। और अगर आपकी अर्निंग जो है बिजनेस से है या प्रोफेशन से है तो वहाँ चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं इस तरह केसेस होने के। क्योंकि वाइफ को मालूम है केस कर भी दिया तो मेंटेनेंस जो है बहुत कम एक्सटेंट तक ही अवॉर्ड होगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं इनकम टैक्स के, असेसमेंट के एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो मैंने आपको बताया भी अभी कि आप जो है मनी आप डाइवर्जन करो अपने मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, कम से कम इस तरह के फर्जी केस हो जाने पर अधिक से अधिक मेंटेनेंस जो है आपकी पत्नी को ना मिल पाए, वो आपकी सोच जो है होनी चाहिए। और इसके अलावा आप कंपनी फॉर्मेशन करो, आप फॉर्मेशन करो एलएलपी का, कम से कम अपना ध्येय क्या है कि ऐसे केस हो जाने पर कम से कम हम डिफेंड करने की पोजीशन में हो। अगर आप तैयारी पे नहीं हो, केस हो गए तो फिर आप कैसे लड़ोगे, क्या सबूत होगा? और मौके पर अगर सबूत बनाने जाओगे या सबूतों को इकट्ठा करने जाओगे तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। क्लियर है बात ये। तो एविडेंस मस्ट बी एप्रोप्रिएट। दूसरी बात है कि जो जो एलिगेशंस हैं उस पर क्या क्या आपके फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, दे मस्ट बी एप्रोप्रिएट। और इसके साथ साथ काम कर लो कि जब भी शादी की बात तय हो गई है एक अलग से फ़ोन मेंटेन कर लो और सारे सबूत उस कॉन्टेक्स्ट में उस फॉर्म में रहने चाहिए। आपकी सास फ़ोन कर रही है, हाँ जवाई साहब हमारी बेटी को ले देना, ससुर फोन कर रहा है आपको धमका रहे हैं, साला धमका रहा है, कोई भी धमका रहा है घर में आपको, उनके हर एक चीज़ की एविडेंस होनी चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आदमी बहुत खतरनाक है, खौफनाक है, ये कुछ भी कर सकता है। कभी देखे हैं कोर्ट में आपने किससे कि किसी डोंग का जो है मुकदमा चलो, कोई आतंकवादी का केस चलो कोर्ट के अंदर कि जहाँ पर पत्नी ने केस ठोक दिया आतंकवादी के ऊपर, तो थोड़ा सा अपनी इमेज बनाओ। मानता हूँ सम्मान करना चाहिए वाइफ का, पर सम्मान का एक लेवल है। वी ऑलवेज से माई वाइफ माई लाइफ, पर ध्यान रखना ये कि जिस दिन वो लाइफ बिगाड़ेगी ना उस दिन कोई आपको बचा नहीं पाएगा। क्लियर है बात ये। काम आपके पेरेंट्स से आएंगे और काम जो है आपका अपना पैसा आपके आएगा और कोई बचा नहीं पाएगा आपको। इसलिए पैसा बचाओ, पैसे की अहमियत है। माँ बाप की सेवा करो, उनको सर्व करो, उनकी अहमियत है। और पत्नी का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है, पर आपको वो सम्मान नहीं कर रहे हैं और आप भी सम्मान दे जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी मैरिज को चलाने में और कंटिन्यू करने में। इसलिए शुरू से ही हमको मेंटेनेंस के पॉइंट पर वर्कआउट करना पड़ेगा और हमको प्लान करना पड़ेगा मेंटेनेंस को इवन बिफोर द मैरिजेस। अगर प्लान नहीं करा तो हम लोग ही मारे जाएंगे। इसलिए वर्कआउट करो और तरीके से काम कर लो ताकि दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो कि आपको इंडिविजुअल नेम पर बहुत कम से कम पैसा या संपत्तियां परचेस करनी है। अगर आप ये गलतियां करोगे, संपत्तियां अपने नाम से बढ़ाओगे तो मत दुख भी जो है आप ही पाओगे। क्लियर है बात ये। तो इसलिए जब भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो मटेरियल प्रॉपर रखो और ड्राफ्टिंग करने से पहले अगर आप शुरुआत से ही सारे एविडेंसेस सारे मटेरियल लेके चल रहे हो तो इससे बेस्ट कोई चीज़ हो सकती नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए हर एक चीज़ में डिसिप्लिन जरूरी है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे मैट्रिमोनियल लाइफ हो। क्लियर है। उसके बाद संकट किसी की लाइफ में आ सकता है, बट संकट आ गया तो चोट जो है वो कम से कम लगने की स्थितियाँ रहेंगी। ये वैसा ही है कि आप जो है रोड पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है पर आपकी स्पीड कम है, आपने प्रॉपर पहना हुआ हेलमेट तो चोट लगेगी पर बहुत कम। इसके विपरीत आपकी स्पीड ज़्यादा है, हेलमेट नहीं पहने हो और बहुत तेज़ से ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हो, दोनों ही बातें हैं, तो वहाँ पर चोट लगने की पॉसिबिलिटी आपको रहेगी। तो इसलिए सावधानी बचाव है। क्लियर है बात ये। तो मुसीबतें हर आदमी के लाइफ में हैं, बट सावधानी ही बचाव है, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।